जय जोहार, जय सेवा, जय संविधान। मैं आलेख शाह मरावी अपना यूट्यूब चैनल गोंडवाना संस्कृति 750 में आप सभी का सादर सेवा जोहार करते हुए, चूँकि आज 26 नवंबर 2022 है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो संविधान का जो एक हिस्ट्री है संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय इंडिया गवर्नमेंट अधिनियम 1935 एक डॉक्यूमेंट या फिर कहें एक संविधान का रूप ही उस समय का था, जो 1935 में बनाया गया था, जिसमें भारत एक परिसंघ के रूप में स्थापित किया गया था। और उसमें यह था कि सभी ब्रिटिश प्रांतों को इसमें शामिल होना आवश्यक माना जाता था, परंतु देशी रियासत जो थे उनको शामिल हो ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहने का मतलब है, जो इंडिया गवर्नमेंट अधिनियम 1935 जो बनी थी, उसका पूरा केंद्रीयकरण ब्रिटिश सरकार के पास थी। भारत सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसी से तनाव होकर या फिर इसी से आपस में टकराव हुआ भारत के लोग और जो ब्रिटिश की जो आपस में नहीं जमने लगी। तो इसी में फिर क्या हुआ कि संविधान बनाने की बात आई होगी लोगों में। तो ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश सरकार की जो अधिनियम 1935 था, उसमें अनुच्छेद लगभग 321, अनुसूचियां 10 और जो अध्याय कहें वो 14 थी। जब संविधान हमारा जो वर्तमान में है, इसमें लगभग 221 अनुच्छेद ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अधिनियम 1935 था उसमें से एज इट इज लिया गया है। जो इंडिया गवर्नमेंट अधिनियम 1935 था, उसमें से जो वर्तमान में जो अभी संविधान बना है, जो हमारे इंडिया में चल रहा है, उसमें 221 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत संविधान या भारतीय संविधान कहें, इसकी थोड़ा सा मैं रूपरेखा रखना चाहता हूँ। इसमें लगभग 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग थे। और संविधान सभा द्वारा इसको बनाया गया। संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, जैसे मैं प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि प्रारूप या ड्राफ्ट बनाने की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और भारत और पाक की जो बंटवारा हुई इस समय, लगभग 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। तो उस समय संविधान सभा के सदस्य लोग अपना कार्य जारी रखे। जैसे उस समय सदस्यों की संख्या थी 299 सदस्य उस समय भी ये काम कर रहे थे। और संविधान सभा जो था, उसको बनाने का जो शुरुआत या फिर उसका प्रारंभ कहें किया गया था, लगभग 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया और 26 दिसंबर 1948 तक यह चला। आज़ादी के बाद भी कार्य प्रगति पर था। जैसे आप देख रहे हैं 47 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ पे संविधान सभा का जो एक बनाने का जो तिथि है, कब तक बना, तो ये 48 तक पहुँच जाता है, 1948 तक। तो इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और हमारा संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन कहें, इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और 26 जनवरी तब कहीं जाकर के 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू किया गया। और तभी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे।
तो यहाँ तक तो थी कि भाई कैसे क्या हुआ, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब संविधान में, चूंकि आज संविधान दिवस है, तो संविधान में कुछ अधिकारें दी गई हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। और इसको जानने से पहले हमको यह समझना होगा कि अधिकार क्या है। तो अधिकार को हम जनरली सामान्य रूप से समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो समाज द्वारा अधिकार प्रदत्त किया जाता है एक, और दूसरा जो होता है संविधान द्वारा अधिकार। इसको हम दो भाग में मिला करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे समाज में है, समाज में जो अधिकार प्राप्त होता है, तो समाज में जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो उसे जन्म के साथ ही जो एक अधिकार प्राप्त हो जाता है उसे सामाजिक अधिकार कहते हैं। और वह अपने समाज में रह करके अपने अधिकार एवं कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज में आगे बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे आकर के विधिक अधिकार का भी उसको, या फिर संवैधानिक अधिकार का भी उसको आवश्यकता होने लगती है जैसे जैसे आगे बढ़ता है। तो विधिक अधिकार के रूप में सबसे पहले विधिक अधिकार का जो उत्पत्ति हुई वो मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में, 1215 में, जो कि मैग्ना कार्टा एक चार्टर के रूप में जो इंग्लैंड के राजा विद्रोही जॉन के साथ इसका समझौता हुआ। और उसमें कहा गया कि ये जो कानून है उस राजा हो या प्रजा हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। और इसी में अगर देखें मैग्ना कार्टा के बाद, तो बिल ऑफ राइट्स जो है वो अमेरिका में भी इस बात को कहा गया। लगभग 1782 में बिल ऑफ राइट्स एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें लोगों की अधिकार के बारे में बताया गया था। और उसके बाद फिर संविधान में भी इस बात को बताया गया है। लगभग संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जो कि भाग 3 में दिया गया है। संविधान को पढ़ने से पहले, इसकी जो अंदर जाने से पहले इसकी प्रस्तावना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग, संप्रभुता, समाजवाद, न्याय। तो आखिर हम भारत के लोग, इसको क्यों लिया गया प्रस्तावना में? तो साथियों, संविधान हम भारत के लोग में ही बसा हुआ है। मतलब इसका जो स्रोत है भारत के सभी लोग हैं। और संप्रभुता, दूसरा एक शब्द आता है संप्रभुता। संप्रभुता अगर वास्तव में देखा जाए तो संप्रभुता, पहले जो संप्रभु थे, सुप्रीम थे, वो आज़ादी के पहले वो किनके पास था? अंग्रेजों के पास था। और आज जो है भारत के लोग ही उस पर कोई एक संप्रभु होगा और जनता का जो है क्रियान्वयन या फिर व्यवस्था को देखेगा। तो ऐसे संप्रभुता मतलब एक सुप्रीम होता है जो सबको संचालित करता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या फिर न्यायिक, ऐसा। और आगे आता है समाजवाद। समाजवाद अगर देखा जाए तो समाजवाद, भारत में अनेक समाज या फिर विभिन्न धर्मों के लोग या ऐसे लोग रहते हैं, तो एक अवसर सभी को मिलना चाहिए। समाजवाद यही कहता है कि सभी समाज या व्यक्ति को एक समान अवसर मिलना चाहिए। अब दूसरा शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र जो है, अब्राहम लिंकन इसको परिभाषित किए हैं, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के लिए बनी हो। जनता द्वारा जनता के लिए, जनता में बनी हो। मतलब जनता ही वो बनाएगी और जनता ही उस पर क्या करेगी। जनता मतलब पहले जो था वो ब्रिटिश सरकार अपने मनमाने तरह से उसको क्या करती थी, कुछ भी नियम कानून बना देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गणतंत्र मतलब लोग इसमें क्या करेंगे,
अपना राय रखेंगे, लोगों का राय या फिर लोगों का सिस्टम, लोग जो चाहेंगे वही होगा। अब इसमें आता है न्याय। न्याय व्यवस्था को देखा जाए, संविधान में इसको प्रस्तावना में दिया गया है, न्याय जो होना चाहिए वो सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। मतलब न्याय जो है सामाजिक रूप से भी लोगों को प्रदान की जानी चाहिए, आर्थिक रूप से भी, जैसे कोई नहीं सक रहा है, किसी के पास अगर कोई केस हो गया तो उसके पास पैसा नहीं है, तो आर्थिक रूप से भी उसको सहयोग किया जाना चाहिए। राजनीतिक, जैसे राजनीतिक न्याय मतलब सभी लोगों को राजनीतिक में भी भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, ये प्रस्तावना में दी गई है। अगर इन सभी बातों को अमल करते हैं तो हमें संविधान की एक प्रस्तावना या फिर उसके पूर्व समझने के लिए बहुत ही आसान होता है, अगर इन शब्दों को ध्यान दिया जाए तो। अब अगला है जो कि अनुच्छेद 1 इसलिए मेन है, प्रमुख माना जाता है, क्योंकि संविधान में इसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत का जो नाम है वो क्या होगा, इंडिया, जो कि भारत होगा, और राज्य क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ तक है ये इसमें बताया जाएगा। इसमें बताया गया है कि राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो अनुच्छेद 1 इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा राज्यों का, और कहाँ से कहाँ तक के विस्तार होगा। तो साथियों, जैसे आप इतना तो समझ लिए होंगे कि प्रस्तावना में भी संविधान की बहुत सी बातें हैं जो बताई गई हैं, लेकिन अब हमको अधिकार है, अधिकार को समझने के लिए सबसे पहले संविधान में दी गई बातें जो हैं, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों के बीच में यदि आप फर्क समझेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार को अगर ध्यान देखा जाए तो भाग 3 में दिया गया है, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद तक दिया गया है, और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, या दिया गया, परिभाषित नहीं, दिया गया है भाग 4 क में, जो कि अनुच्छेद 51 क में 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें करना चाहिए, और मौलिक अधिकार 6 हैं भाग 3 में। और इसमें अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और इसमें सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों में जो प्रमुख मुख्य रूप से क्या अंतर है, तो अंतर ये है साथियों कि जो मौलिक अधिकार है, अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं तो आप न्यायालय में क्या होते हैं, वाद ला सकते हैं। अगर आपका यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, अपना वाद दायर कर सकते हैं, विरोधी पक्ष से आप लड़ सकते हैं कि भाई मेरा अधिकार ये था, आपने क्यों ऐसा मेरा अधिकार का हनन हुआ है। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य में ऐसा कोई नहीं है, अगर उल्लंघन होता है तो ये वाद योग्य नहीं होता है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। तो दोनों में फर्क इतना ही है कि मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में आप उसके हनन होता है उस अधिकार का, तो आप न्यायालय में जाकर के लड़ाई लड़ सकते हैं या फिर उसके वाद दायर कर सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है इसमें आप कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब कर्तव्य जो है आप करो या ना करो बराबर एक ही है। लेकिन हमारे भारत देश के लोगों को या भारतवासियों को, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को भी ध्यान देना चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो अगर इसका उल्लंघन करता है कोई तो आप कहाँ जाएंगे, तो वही है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वहाँ जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद अगर कहें सुप्रीम कोर्ट में तो अनुच्छेद 32 में 4 प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें जो जिस श्रेणी में आता है उसमें जाकर के आप अपना रिट लगा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कुछ डिफरेंस था। अब हम अगर हल्का हल्का इसको भी ध्यान दें, जैसे कि इसमें संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब अधिकार हैं जो कि इसको अगर ट्रिकी लाइन में अगर हम याद करें तो समस्त शोध शिक्षा के उपचार हैं, समस्त शोध शिक्षा के उपचार हैं। अब पहला जो सम है उसमें समता आ जाएगा, अस्त है उसमें स्वतंत्रता आ जाएगा, सो है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा मतलब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उपचार मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें से जो मेन आर्टिकल है मैं उसको बताना चाहूँगा। जैसे समता के अधिकार में, समता का अधिकार में क्या है कि जो अनुच्छेद 14 दिया गया है, इसमें समता दिया गया है कि सभी के साथ सम्मान, जैसे कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दो बातें कही गई हैं। मतलब विधि का समान रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए और सबको समान रूप से लेकर के चलना चाहिए। अब 15 में आता है कि कोई भी, अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो इसमें कहता है कि कोई भी नागरिक हो उसको जाति, धर्म, मूल वंश या फिर उसके मूल स्थान आदि में इसको क्या नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा कि आप इस जाति के हैं, आप ये हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, मूल वंश या फिर मूल स्थान, इन सब से इसको विभेद नहीं किया जाएगा, 15 में कहता है। और 16 में कहता है कि भाई सबको समान अवसर मिलना चाहिए, किसी को भी रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर ऐसा है, इसमें आप विभेद नहीं कर सकते। जाति, धर्म, मूल वंश, स्थान आदि के आधार पर आप, जन्म स्थान आदि के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। अब 17 में जो है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत या फिर कहें अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है इसमें। और 17 के बाद 18 में उपाधियों का अंत है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है समझने के लिए। सबसे ज़्यादा जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें जो है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। आप स्वतंत्र रूप से अपना वक्तव्य, कहीं भी बात रखने का अधिकार आपको देता है, बात रखने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं इसमें जो क से लेकर के 6 तक दिया गया है। तो इसमें क्या है कि घूमने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन कुछ जनजाति क्षेत्रों में आप नहीं घूम सकते। ये आपको प्रतिबद्ध करता है कि आप विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र जो है वहाँ आप आबाद रूप से नहीं घूम सकते। ये 19 जो है, अनुच्छेद 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद आपका 21 आता है। 21 में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार है इसमें। और अगर इसमें देखा जाए तो दैहिक स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार में उसका कोई रुकावट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो स्थापित जो विधियां हैं उनके प्रक्रिया द्वारा ही इसको कुछ किया जा सकता है। और 21 का में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कहा गया है। वैसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर ध्यान दिया जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आजकल बहुत ही ट्रेंड में होता है, इसको लोग जानते नहीं हैं। जो कि अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार के बारे में बताया गया है, जैसे बहुत से तस्करी होते हैं, सबको रोक लगाना है। और 24 में जो है श्रम जो कराते हैं, कहीं पे 14 साल तक के बच्चों को बड़े कारखानों में अगर आप लगा देते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, ऐसा इसमें है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, 25 से 28 तक दिया गया है।
आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का, है ना। ऐसा धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो। और शिक्षा एवं संस्कृति जो है 29 और 30 में दिया गया है, इसमें यह बताता है कि आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में आपको क्या है कि आप शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने संस्कृति को आदि को संरक्षण कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचार जो कि 32 में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके जरिए आपका जो मौलिक अधिकार का जो हनन होता है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बस इतना ही। अब इसी कड़ी में एक सूचना का अधिकार जो है, इसमें आजकल सूचना का अधिकार को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो इसमें कब आई है, जो अधिनियम है सूचना अधिकार अधिनियम, जिसको RTI एक्ट कहा जाता है, ये कब आई। ये लगभग 2005 की अधिनियम है। और इसको लाने का खास मकसद यही है कि लोगों में पारदर्शिता झलके। अगर क्या है कहें RTI क्या है, तो RTI एक प्रकार से जन रूप में एक जनता की जो आवाज़ है उसको अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी काम होता है उसका RTI द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना इसमें खर्च हुआ, क्या हुआ। मतलब पारदर्शिता लाना और काम के प्रति एक स्पष्टता दिखाई देना, ऐसे करके इसको RTI को लाया गया। तो RTI में लगभग 31 धारा और 6 अध्याय और 2 अनुसूची हैं। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ा, ये छोटा सा एक्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आजकल जो है बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। और इसको रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन की जो काम होती है, इसको पारदर्शिता लाने के लिए ये एक्ट लाया गया, ताकि लोगों तक इसकी सूचना पहुंच सके और लोग भी जान सकें कि आखिर ये है क्या, आखिर ये हो क्या रहा है। जो भी काम होता है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, उसका विवरण मांगने का अधिकार ये सूचना का अधिकार लोगों को प्रदान करता है। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट धारा जो है 3 जो है, धारा 3 सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। भाई भारत के लोग जितने भी हैं उसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार कौन देता है? धारा 3। और धारा 6 में क्या है, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धारा 3 में जो प्रक्रिया होगा वो कैसे होगा, तो इसमें कहता है लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकता है। और कुछ वही मिनिमम छूट लगभग वही दिया गया है कुछ लोगों के। इसमें 10 रुपये का कुछ फॉर्म आता है ऐसा। तो धारा 6 में आप सूचना की प्रक्रिया के बारे में, जैसे कि लिखित हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर मेल, ट्विटर आदि के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब आप सूचना दे दिए। अब सूचना के बाद धारा 7 में जो है सूचना का निस्तारण के बारे में बताया गया है, जो कि अधिकतम 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है तो 48 घंटों के अंदर उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। अब निस्तारण अगर चलिए सूचना का निस्तारण अगर कोई लोक प्राधिकारी नहीं करता है तो उसके लिए धारा 20 में एक दंड की व्यवस्था दी गई है। यदि आप 30 दिन के भीतर आप उसको सूचना नहीं दिए तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये का के पर 25,000 तक आपको जुर्माना हो सकती है। मतलब कोई भी प्राधिकारी यदि किसी को सूचना देने से इनकार करता है तो उसको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 तक की जुर्माना हो सकती है। ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। और मान लीजिए इसमें वो कुछ सूचना नहीं देती है तो सूचना नहीं देने से कुछ चीज़ को छूट प्रदान की गई है कि आप सूचना इसकी नहीं दे सकते। जैसे धारा 24 में दिया गया है, जैसे कि कोई गोपनीय हो या किसी निगरानी, गोपनीय मतलब सरकार द्वारा गोपनीय हो कि ये सूचना नहीं दी जानी चाहिए, या किसी निगरानी या सुरक्षा में हो, सुरक्षा से संबंधित हो,
या फिर जो विधि पूर्ण नहीं है, जिसकी सूचना नहीं दी जा सकती, तो ऐसे बातों को क्या है, ऐसे तथ्यों की सूचना नहीं दी जा सकती है। साथियों, आप सभी को एक बार फिर संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस वीडियो को देख करके आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, जय सेवा।